चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसी संवैधानिक समय सीमा हमारे ठीक सामने खड़ी है जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस विश्लेषण में हम उस टाइम बॉम्ब की बात करेंगे जिस पर अभी से ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है। 2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भारतीय संघवाद के लिए एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जिस चुनावी प्रणाली को इस साल बदला जाना है वो तब से रुकी हुई है जब हम में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे। है ना अजीब? तो आइए इस पूरे मुद्दे को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये डेडलाइन आखिर है क्या, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है और आने वाले समय में ये कैसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और जनसांख्यिकीय बदलाव ला सकती है। शुरुआत करते हैं इस तत्काल संकट से। आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जो इस स्थिति को एक बड़े संवैधानिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर रहा है? ध्यान दीजिए, 2026 के साथ हुई समय सीमा के साथ एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक है ना, वो लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 तक ले जाने का सुझाव देता है। इसका मकसद बढ़ती जनसंख्या और महिला आरक्षण जैसे बड़े प्रावधानों को जगह देना है। सोचिए, 850 सीटें, ये हमारी संसद का रूप पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है, जिसे हम परिसीमन या डीलिमिटेशन कहते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। असल में परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया है। एक स्वतंत्र आयोग नवीनतम जनगणना के आधार पर इन चुनावी सीमाओं को दोबारा तय करता है। इसका बेसिक सिद्धांत बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। यानी देश के हर एक नागरिक की आवाज की कीमत संसद में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये इतनी सामान्य प्रक्रिया है तो 2026 अचानक एक संकट कैसे बन गया? इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और देखना होगा कि ये सिस्टम आखिर रुका कहाँ। शुरुआत में परिसीमन बिल्कुल नियमित रूप से होता था, लेकिन 1976 में इमरजेंसी के दौर में 42nd संशोधन के जरिए इस संवैधानिक घड़ी को रोक दिया गया। सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया। क्यों? ताकि उन राज्यों को नुकसान न हो जिन्होंने परिवार नियोजन नीतियों को अच्छी तरह लागू किया था। और फिर 2001 में 84 संशोधन ने इस फ्रीज को 2026 तक आगे बढ़ा दिया। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब हमारी राजनीतिक सीमाएं रुकी हुई थीं, तब देश में एक बहुत ही कठोर जनसांख्यिकीय बदलाव चल रहा था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य हैं, जहां 2001 से 2026 के बीच जनसंख्या में सिर्फ 13% के आसपास की धीमी वृद्धि देखी गई। पर दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य हैं, जहां इसी 25 साल की अवधि में लगभग 58% का भारी जनसंख्या विस्फोट हुआ। ये अंतर सच में बहुत बड़ा है। इस जनसंख्या वृद्धि का असर प्रतिनिधित्व पर कैसा पड़ता है? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। 2026 तक यूपी या राजस्थान का एक अकेला सांसद लगभग 28 से 30 लाख मतदाताओं का बोझ उठाएगा, जबकि वहीं केरल में एक सांसद सिर्फ 18 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या अब हर एक नागरिक के वोट का वजन सच में बराबर रह गया है? बिल्कुल नहीं। और यही वो मुद्दा है जो हमें इस पूरे विश्लेषण के मुख्य विवाद तक ले आता है। ये दो बहुत ही वैध और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आदर्शों के बीच का सीधा टकराव है। अगर नई जनगणना के हिसाब से सीटों का विस्तार होता है तो 850 सीटों वाली नई संसद में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की हिस्सेदारी जो अभी 24% है, वो गिरकर लगभग 20% रह जाएगी और हिंदी भाषी क्षेत्रों की ताकत 38% से बढ़कर 43% हो जाएगी। ये राजनीतिक सत्ता का एक बहुत ही ऐतिहासिक हस्तांतरण होगा। पर यहाँ दोनों पक्षों के तर्कों को निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। एक तरफ है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, जो कहता है सबके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जिसका सीधा फायदा उच्च वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों को होगा। दूसरी तरफ है संघीय समानता का तर्क, जो कहता है कि जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण जैसी राष्ट्रीय नीतियों को सफलता से लागू किया, उन्हें सजा क्यों मिले। देखा जाए तो दोनों ही तरफ के दृष्टिकोण अपनी जगह पूरी तरह से तार्किक हैं। तो चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन इस संवैधानिक गतिरोध से निकलने के क्या रास्ते हो सकते हैं? विशेषज्ञों ने इसके कुछ संभावित समाधान दिए हैं।
जैसे कि संसद का विस्तार करते वक्त सभी राज्यों की सीटों में आनुपातिक वृद्धि की जाए, या फिर एक दोहरी मानक प्रणाली लाई जाए जिसमें सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि शासन की दक्षता को भी महत्व मिले। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच एक व्यापक आम सहमति बनाना और संघीय संतुलन को बचाने के लिए राज्यसभा को और ज़्यादा ताकतवर बनाना भी इसमें शामिल है। ये सारे विकल्प यही प्रयास करते हैं कि राष्ट्र की नाजुक संघीय एकता बिना खंडित हुए बनी रहे। आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक लोकतंत्र एक अकेले मतदाता की पूर्ण समानता और राज्यों की संघीय समानता के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये सिर्फ एक आंकड़ों का खेल नहीं है। ये आने वाले दशक की सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती है जो इस गणतंत्र के भविष्य को तय करेगी।